नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। चारधाम में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या की बाध्यता खत्म। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे श्रद्धालु। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज होने वाला है आज से, और इससे पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। इतना ही नहीं, अब तीर्थयात्री ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस बारे में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, सरकार ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या की संभावना को देखते हुए सीमित संख्या रखे जाने की कोशिश की थी। हालांकि इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों की तरफ से ऐतराज भी जताया गया था। यात्रा में संख्या को सीमित न रखकर पहले की तरह ही श्रद्धालुओं को आसानी से धाम तक पहुंचने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों की इसी डिमांड को देखते हुए राज्य सरकार ने अब ये बड़ा निर्णय लिया है। तो सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साहित रहते हैं, और ऐसे में सीमित संख्या की बाध्यता हटाने की मांग की जा रही थी, जिस ओर राज्य सरकार ने ध्यान किया है और बड़ा निर्णय लिया है, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन अब रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे श्रद्धालु और बड़ी संख्या में चारों धाम के दर्शन वो कर सकेंगे। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज आज से हो रहा है। इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। इतना ही नहीं, अब तीर्थयात्री ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का संत समाज और होटल कारोबारियों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो सीमित संख्या चारधाम के लिए निर्धारित की गई थी, वह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जनहित में वापस लिया है। पर्यटन विभाग द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी, लेकिन आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने इसकी वैधता को आज समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा में जो तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या निर्धारित की गई थी, उसको वापस लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने होटलेशन की इस मांग को, जो हम लोग लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सीमित संख्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो सीमित संख्या थी उसको हाई लेवल जो बैठक की, उसके साथ ही घोषणा कर दी, उसको ख़त्म कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इसी प्रकार से फैसला लेते रहें और तमाम ये यात्रियों को सुविधा मिले, तो जिससे भारी भरकम यात्री गंगोत्री और चारों धाम में आए, और यात्री बिल्कुल तैयार है आने के लिए। उत्तराखंड के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। आज अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को ऋषिकेश स्थित रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां मन से संबोधित करते हुए सभी श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ उनकी यात्रा को लेकर गंभीर है और सभी प्रयास कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ यात्रा हमारी संपन्न हुई थी, उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार हैं, और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसी को भी आने वाले लोगों को कोई परेशानी। संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं,
वह भी यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देते हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए सभी को मैं अपनी तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सारी चीज़ें चूंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार की यात्रा का ट्रेंड हम देख रहे हैं, अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगातार ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सीधी घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति जो देवभूमि आएगा उसके दर्शन उसको होंगे। वो बात ठीक है कि रजिस्ट्रेशन कराना हमारी एक व्यवस्थाओं की दृष्टि से जरूरी था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं का आज मॉनिटरिंग करके माननीय मुख्यमंत्री इस पर भी हम लोग सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज निर्णय होना है और आने वाले टाइम पे सभी यात्री दर्शन कर सकें, ये हम सरकार की तरफ से आश्वस्त कर रहे हैं। ये सारी ठीक है, सरकार पूरी तरह तैयार हो। जिस तरह अभी आज परिवहन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और परिवहन मंत्री भी कहे, बसों की व्यवस्था से लेके रास्ते की व्यवस्थाओं को लेके सरकार पूरी तरह तैयार है। और अभी ये सरकार ने इंश्योर कर दिया कि हर यात्री का पंजीकरण हो और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कैंपिंग पर भी विचार करेगी। जो कैंपिंग अगर लगाई हुई है, कैंपिंग पर भी सरकार विचार करेगी। तो आपको लगता है कि इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है? निसंदेह विगत वर्षों के मुकाबले और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीय के मौके पर आज खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार को शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में विधिवत पूजा अर्चना और आर्मी के पाइप बैंड की धुन के साथ मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। डोली की विदाई के समय मुखबा के लोगों की आंखें नम हो गईं। आज डोली का रात्रि विश्राम भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में होगा। शनिवार की सुबह डोली यात्रा यहां से गंगोत्री के लिए रवाना होगी। और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी रात कल बर्फ पड़ी, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री, इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मुखबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और निरंतर यहाँ पर जो हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है। और रात्रि निवास कहते हैं गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोट के यज्ञ समान। अब ये माँ भगवती गंगे की जो डोली है वो गाजे बाजे और आर्मी के बैंड के साथ यहाँ से प्रस्थान हो चुकी है और श्री गंगोत्री धाम बीच में जो है वो भैरव घाटी में आज रात्रि का विश्राम होगा। तदोपरांत गंगोत्री में कल 12:35 पर समस्त देश विदेश के सैलानियों, तीर्थयात्रियों, आगंतुकों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा 2023 का श्री गणेश हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मां गंगा की पूजा होती है। यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से किए जा रहे हैं। अब क्योंकि सीमित संख्या की बाध्यता को भी हटा दिया गया है, ऐसे में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सरकार के इस फैसले का संत समाज भी स्वागत कर रहा है। आज से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो वहीं यात्रा शुरू होने से पहले वीकेंड पर आने वाले यात्रियों को लंबे जाम में फंसना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड पुलिस की ट्रैफिक को लेकर सभी प्लान फेल नजर आए। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर वीकेंड हर बार एक बड़ा मेला बन गया है। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में सभी एसपी से बैठक की गई है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं, उत्तराखंड इतनी बड़ी डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ के लिए यात्री, तीर्थयात्री, एडवेंचर टूरिस्ट सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हर वीकेंड अब तो एक प्रकार से बड़ा मेला बन गया है। तो वो हमारे लिए जो ट्रैफिक को सुगम बनाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। मैंने अभी अपने एसपी के साथ विशिष्ट मीटिंग इसी मुद्दे को लेकर के की है, जैसे कि श्यामपुर फाटक। तो इन सब चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव हम विशेषकर वीकेंड्स पे वन वे कर दें ट्रैफिक को। नई टिहरी विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी की याद में चंबा में 3 दिन तक मेला चलेगा। प्रथम विश्व युद्ध के महान योद्धा
एवं विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह के स्मारक पर कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें याद कर पुष्प अर्पित किए। बता दें, वीसी गब्बर सिंह नेगी जी 39 गढ़वाल राइफल्स बटालियन के राइफलमैन के पद पर सेवारत थे और इनके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया गया। उनकी वीरता के कारण ही उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में यह सम्मान उन्हें मिला था। कई बार जो है कई ग्रुप बन जाते हैं और उस ग्रुप में नहीं फंसना चाहिए। मैंने कहा था इनको पिछली बार, मैंने फ़ोन भी किया, हमारे जो समाज कल्याण सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उनको भी कहा, लेकिन यहाँ से आप लोग इनिशिएटिव लीजिए, मैं करवाऊँ और निश्चित रूप से होना चाहिए। वो उससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या पुरस्कार और क्या सम्मान हो सकता है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता से बड़ा क्या सम्मान हो सकता है। अगर हम उसकी गरिमा नहीं रख सकते तो वो कमी हमारी है और उसमें किशोर उपाध्याय भी शामिल है। उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में जनवरी से ही कोरोना की वैक्सीन नहीं होने से जनता परेशान है। इसके साथ ही लोग रोज सरकारी हॉस्पिटलों में चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से कोरोना की वैक्सीन जिले समेत पूरे उत्तराखंड में मौजूद नहीं है। जनवरी में लास्ट हमें कोविशील्ड मिली थी स्टेट से और उसके बाद फरवरी में कोवैक्सीन सप्लाई की गई थी, तो उसके बाद से कोई लोट हमारे पास में नहीं आया है और 31 मार्च तक हम जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी वो सब खत्म हो गई है फील्ड में भी और यहाँ पे भी। उसके बाद से 31 मार्च के बाद से कहीं पे भी फील्ड में कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही क्योंकि हमारे पास उपलब्ध है। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर तहसील में जिलाधिकारी वंदना ने लोगों की समस्या को सुना। साथ ही डीएम ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने इस दौरान क्षेत्र में दिव्यांग कैंप लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं डीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। एड़ादेव मंदिर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें पड़ रही हैं उनका एक क्षेत्र भ्रमण किया है सभी विभागीय अधिकारियों के साथ। गांव में जितनी भी समस्याएं आई हैं विभिन्न विभागों की, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित। हरिद्वार में साल 2022 में जहरीली शराब कांड हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने शराब के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें स्पिरिट से शराब बनाने की पुष्टि हुई है। बता दें, हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीणों को जहरीली शराब पिलाई गई थी, जिसके बाद 12 ग्रामीणों की मौत इस स्पिरिट से बनी जहरीली शराब का सेवन करने से हो गई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। कई लोग बीमार भी हुए थे। शिवनगर ग्राम पंचायत में फूलगढ़, शिवगढ़ और दुर्गागढ़ गांव में 12 लोगों की इस शराब को पीने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आबकारी विभाग व पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। जहरीली शराब बांटने के आरोप में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही बबली देवी व उसके पति विजेंद्र और नरेश को आरोपी बनाया गया। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उसके बावजूद बबली देवी चुनाव जीत गई थी। फिलहाल उनके पति विजेंद्र और जेठ नरेश अभी भी जेल में ही हैं। पंचायत चुनाव के संबंध में एक पथरी थाना क्षेत्र में पथरी में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था। दौरान जांच कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जांच की गई थी एंड समय से ही चार्जशीट प्रेषित कर दी गई थी, परंतु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ समय पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उसमें स्पिरिट की होने की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर धाराएँ बढ़ाई गई हैं और अभियोग में 120B की भी वृद्धि की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का नैनीताल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में बंशीधर भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए विधायक बंशीधर भगत ने कहा, देश प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में नैनीताल से दावेदारी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, यह तय करना पार्टी का काम है कि जीवन के अंतिम क्षण तक बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो हाईकमान आदेश करता है वो मानना पड़ता है, लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं कोई चुनाव के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक, बहुत खुल के बोल रहा हूं, जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। जितना इस बार डबल इंजन की सरकार में हुआ है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो एम्स का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो,
और रोपियों का मामला हो, मंदिरों के सौंदर्यीकरण का मामला हो। केदारनाथ बद्रीनाथ आज हजारों करोड़ लगा के रोड बनाई है, ने वो मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। इतनी बड़ी आपदा आई थी। अपना जो ऑल वेदर रोड है, इतना बढ़िया रोड बन गया है कि अब उसके कारण से चार धाम यात्रा हमारी बड़ी सुलभ हो गई है। नई टिहरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सागर में आयोजित की गई। इस बैठक की सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अध्यक्षता की। राज्य लक्ष्मी शाह ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी आपसी समन्वय बनाकर एक साथ मिलकर टिहरी जनपद को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सबसे पहला बहुत डिसिप्लिन का ज़रूरत है, डिसिप्लिन से काम होना चाहिए। और इससे बहुत ही अच्छा बात है कि हमारा टिहरी जिले को जो नंबर 1 में आए हैं, बहुत ही फायदे की बात है हम लोग टिहरी वालों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो काम जीएम साहब ने किया और सभी लोग ने और उनके अंडर में जो काम किए हैं बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे भी हम लोग सब मिलकर करेंगे। सहयोग सबका ज़रूरी है और हम आगे हमेशा हमारे टिहरी आगे ही रहे, हमारा यही कहना है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलरा गांव में हाईटेंशन बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि बैंक के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बैंक में रखा करीब 12 लाख का कैश बचा लिया गया है। इसके अलावा आसपास के घरों के बिजली के उपकरण भी पूरी तरीके से जल गए हैं। सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। देहरादून के कालसे क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना तहसील प्रशासन को दी। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी पति को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार फतेऊ गांव निवासी गजेंद्र सिंह चौहान की 4 साल पहले ही गुड्डू देवी से शादी हुई थी। गजेंद्र सिंह चौहान की ये दूसरी शादी है। गुड्डू देवी और गजेंद्र सिंह की 3 साल की बच्ची भी है। बताया जा रहा है कि गुड्डू देवी गुरुवार 20 अप्रैल दोपहर को अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ आराम कर रही थी। तभी किसी बात पर गुड्डू देवी और गजेंद्र सिंह चौहान की आपस में बहस हो गई। आरोप है कि इस दौरान गुस्से में आकर गजेंद्र सिंह ने गुड्डू देवी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिए, जिससे मौके पर ही गुड्डू देवी की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद गजेंद्र सिंह जंगल की तरफ भाग गया। महिला का उसके बताया जा रहा है कि उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। तो अभी हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई और पीएम की कार्रवाइयाँ की जा रही है और आगे की कार्रवाई राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाएगी। क्या मानते हो आपके क्या मतलब जो किस तरह की घटना हो सकती है ये? अभी तक तो यह है कि गला रेत करके हत्या का ही मामला संज्ञान में आ रहा है, प्रतीत हो रहा है और आगे विवेचना राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाएगी। तो विवेचना का जो भी नतीजा होगा माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। देहरादून में पेटीएम स्कैनर लगाने के बहाने दुकानदारों से ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपी पेटीएम स्कैनर लगाने के नाम पर दुकानदार का फोन लेते थे, फिर सिम कार्ड निकालकर अपने फोन में पेटीएम रजिस्टर करते थे, साथ ही नोटिफिकेशन बंद कर देते थे, जिससे दुकानदार को 48 घंटे तक पता नहीं चल पाता था। इतना ही नहीं, आरोपी दिल्ली से ठगी करने के लिए देहरादून आते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 27 पेटीएम कार्ड, 60 पेटीएम स्कैनर पेज, 81 नेशन एक्सप्रेस कंपनी के कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के 3 बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं। आरोपियों के नाम गौरव, सुशील और हिमांशु हैं। ठगी का बैंक आया था और 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल सजवाण है उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो 1,40,000 का जो ठगी किया था उस में उनकी अरेस्टिंग भी हमने कर ली है।
तो पेटीएम स्कैनर लगाने के बहाने किस तरीके से ठगी करते थे, इसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। दिल्ली से ठगी करने देहरादून आते थे ये तीनों ठग। ये बड़ा खुलासा सामने आया है। राजधानी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 छात्र ठग। तो देहरादून से ये खबर है, जहां पेटीएम स्कैनर लगाने के बहाने ये लोग ठगी किया करते थे।